अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट जो है हम लोगों ने यहिया के इरा को डिस्कस किया था, तो उसके बाद आज इंशाल्लाह जो है हम लोग अब डिस्कस करेंगे आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इरा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहिया खान ने जो है वो पावर्स का जो है सारी ट्रांसफ़र जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कर दी थी, और उसने एज अ प्रेसिडेंट एंड चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इस ओहदे को संभाला था। ठीक है, तो जी इसके लिए जो है इस टॉपिक में आज हम लोग जो है इसको ओवरव्यू देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो जी सबसे पहले जो था वो है अर्ली लाइफ, इसकी अर्ली लाइफ को डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल कैरियर को डिस्कस करेंगे। जी अर्ली लाइफ पॉलिटिकल कैरियर्स जो हैं, इसके अलावा मेजर इश्यूज़ जो थे वो इस दौरान जो हुए उन्हें डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो है वो उसकी मेजर पॉलिसीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि अडॉप्ट की थी, फिर उसकी अचीवमेंट्स आ जाएंगी, एंड देन उसकी फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, एंड डेथ सेंटेंस, उसको फांसी जो है वो दी गई थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट पे उसकी इवैल्यूएशन। ठीक है जी, हाँ जी, सबसे फर्स्ट जो है उसकी अर्ली लाइफ में जी ही वाज बोर्न ऑन 5 जनवरी 1928। जी 1928 5 जनवरी को जो है वो पैदा हुए थे, और ये इनके फादर थे सर शाह नवाज़ भुट्टो। ठीक है, और एक ही ये बेटे थे उनके शाह नवाज़ भुट्टो के। उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन जो है वो बॉम्बे कैथेड्रल हाई स्कूल से जो है वो कंप्लीट की थी, और 1947 में ही ज्वाइंड द यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया एंड लेटर द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट बर्कले इन June 1949. And after completed his degree with honors in political science in 1950, he was admitted to Oxford. ठीक है जी, सबसे पहले एग्जैक्टली कि वो 5 जनवरी 1928 को पैदा हुए, शाहनवाज़ के इकलौते बेटे थे। उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन कैथेड्रल हाई स्कूल से कंप्लीट की, फिर 1947 में साउदर्न जो है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में चले गए, एंड दैन लेटर कैलिफोर्निया बैरकले में 1949 में, फिर अपना ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में 1950 में इन्होंने कंप्लीट किया फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। जी पॉलिटिकल कैरियर, भुट्टो वाज पाकिस्तानी नेशनलिस्ट एंड सोशलिस्ट। जी नेशनलिस्ट एंड सोशलिस्ट बेटा मैंने आपको पहले भी शायद किसी लेक्चर में हमने डिस्कस किया हो। कोल्ड वार इकोनॉमी की 2 थेरीज़ हैं, एक है जिसको कहते हैं कैपिटलिस्ट, एक इसके इकोनॉमिस्ट कम्युनिस्ट। 2 इकोनॉमिस्ट की थेरी हैं, कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट की जो है वो थेरी ये कहती है कि आपकी जो भी आप कमाते हैं वो सारी की सारी प्रॉफिट आपका है, आप प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ बना सकते हैं, अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। जबकि कम्युनिस्ट में ये होता है कि आपके पास जितना भी सारा कुछ आपने अर्न करते हैं वो सारा का सारा गवर्नमेंट के पास जाएगा, और गवर्नमेंट इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी ताकि क्लासलेस सोसाइटी बन सके। ठीक है, तो इस क्लासलेस सोसाइटी को ख़त्म करने कम्युनिस्ट, तो ये भी एक जो कम्युनिस्ट की थेरी है उसी से सोशलिस्ट की थेरी निकली कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी अपनी नहीं बना सकते। सो भुट्टो जो था वो एक नेशनलिस्ट एंड सोशलिस्ट था। ठीक है, 1957 में जो है वो ये यूनाइटेड नेशंस डेलीगेशन के यंगेस्ट मेंबर थे। उस टाइम पे भुट्टो जो है वो सबसे यंगेस्ट मेंबर बने जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस के डेलीगेशन को अटेंड किया था, एंड 1958 ही बिकम पाकिस्तान यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, ये कैबिनेट यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर थे, और इनके पास मिनिस्ट्री थी फॉरेन अफेयर्स की। ठीक है, ये अयूब खान के फॉरेन मिनिस्टर थे। In 1960, he became trusted ally and advisor of Ayub Khan, rising influence and power despite his youth and relative inexperience. ठीक है, इसके बाद 1960 में जो है वो ट्रस्टेड अलाई बन गए, एडवाइज़र बन गए अयूब खान के। ठीक है, इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा थे, इनकी पावर भी थी क्योंकि डिस्पाइट के वो यंग भी थे और रिलेटिव भी थे। उसके बाद प्रेसिडेंट को उन्होंने जो है इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जो है वो निगोशिएट किया था इन 1960। जी व्हाट इज़ इंडस वाटर ट्रीटी? सिंध तास माहिदा बेटा जो हुआ था 1960 में, वर्ल्ड बैंक ने करवाया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान।
ठीक है। पंजाब की डिवीज़न जो हुई थी उस टाइम पंजाब को, मैं आपको भी पता है कि 5 जो है वो दरियाओं के सरज़मीं थी, तो ओबियसली इन दरियाओं के पानी पे जो है वो झगड़ा शुरू हो गया था। इंडिया जो है वो पाकिस्तान का पानी बंद कर देता था, वहाँ डैम्स की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी, तो इस चीज़ का लेके बहुत ज़्यादा झगड़े वगैरह हो रहे थे इंडिया और पाकिस्तान में। तो जो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एक इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो साइन की गई थी 1960 में, जिसमें मीडिएटर जो थे वो वर्ल्ड बैंक था, और इसके अकॉर्डिंगली 3 दरिया जो हैं रावी, सतलुज और ब्यास, वो इंडिया को दे दिए गए। जेहलम रिवर और सिंध जो है वो, जेहलम, चनाब और सिंध जो है वो पाकिस्तान को दे दिए गए। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी की समझ आ गई कि क्या थी। उसके बाद पाकिस्तान के ये पॉलिटिशियन थे, स्टेट्समैन थे, हु सर्व्ड ऑन 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1973 टू 1977 जी। और ये पाकिस्तान के 10th प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जिन्होंने 1973 से 1977 तक सर्व किया है, और इससे पहले 4th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1971 टू 1973। ठीक है, 4th प्रेसिडेंट एंड 10th प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जी सिकंदर मिर्ज़ा, सेकंड अयूब खान, थर्ड याहिया खान एंड फोर्थ कौन थे? जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कि सिर्फ 1971 टू 73 तक रहे, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म नहीं हुआ। जब पाकिस्तान का 73 का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ तो फिर उन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है वो ओथ लिया जी। मेजर इश्यूज़ क्या थे इनके इरा के अंदर जी? नेशनलाइजेशन की पॉलिसी ओबियसली इन्होंने ली, जो कि पॉलिसी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म उस टाइम पे हुआ, और सीरियस डैमेज एफर्ट्स थे इकनॉमिक को, जिस 1960s में। ठीक है जी। ओबियसली इन्होंने क्या कहा था कि इकोनॉमिक, पहले ही आपको पता है कि 1965 में इंडिया के साथ हमारी जंग हुई, उसके बाद अयूब खान के इरा में भी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो थी वो हुई, लेकिन इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ 22 मेजर एलीट फैमिलीज़ को था। तो उस टाइम पे इकोनॉमिकली जो है पाकिस्तान की कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो अयूब खान ने नेशनलिस्ट की पॉलिसी जो ज्वाइन की। इसने सारे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट थे, स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, हॉस्पिटल्स थे, उन सबको क्या किया? नेशनलाइज किया, उनको गवर्नमेंट के अंदर ले लिया। इसने कहा कि ये सारे इंस्टीट्यूशन जो पाकिस्तान के अंदर काम करेंगे तो सारा फ़ायदा गवर्नमेंट को जाएगा, प्रॉफिट, और इससे इकॉनमी जो है वो बढ़ेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है इससे पाकिस्तान को कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा ना हो सका। फिर जनवरी 1977 में जो है अपोजिशन ने जो है पाकिस्तान अलायंस, नेशनल अलायंस जो है वो बनाई थी, PNA, जो कि 9th पार्टीज़ की कोलेशन थी। ठीक है, और उस अलायंस ने जो है भुट्टो के अगेंस्ट जो इलेक्शंस लड़े थे 1977 में जी। मेजर पॉलिसीज़ कौन कौन सी उसने अडॉप्ट की थी भुट्टो ने जो है उसने सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बनाई, जो कि पाकिस्तान की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी अब तक की। पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन में जो है फर्स्ट सबसे पहले मिलिट्री रूलर अयूब खान के ख़िलाफ़ जो है 1967 में फॉर्म हुई थी। ठीक है, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर भी थे भुट्टो उस टाइम पे, लेकिन फिर भी आए, पहले वो उसके फॉरेन मिनिस्टर थे। फिर 1966 में ताशकंद डिक्लेरेशन के में जो है इन दोनों के इख्तलाफात बढ़े, भुट्टो ने रिज़ाइन किया, और उसके बाद उसने 1967 में अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसका मोटो क्या था? रोटी, कपड़ा और मकान, जो कि उस टाइम पे लोगों को बहुत इन्फ्लुएंस किया था। इसीलिए 1970 के इलेक्शंस में भुट्टो जो है वो मेजॉरिटी गेन करके जो है उसने वेस्ट पाकिस्तान में मेजॉरिटी गेन की थी अपनी वो इलेक्शंस के अंदर। उसके बाद जी भुट्टो ने नेशनलाइजेशन प्रोग्राम ऑफ इंडस्ट्रीज़, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज ऑफ एंड राइस हस्किंग यूनिट्स जो हैं सारे के सारे जो उसने नेशनलाइज कर दिए। ठीक है, उसने इन सबको जो है वो क्या कर दिया? नेशनलाइज कर दिया। इसके बाद भुट्टो ने जो है पाकिस्तान के एटॉमिक बॉम्ब प्रोग्राम को जो है वो भी स्टार्ट किया, एग्रेसिव लीडरशिप को जो देते हुए उसने, और इसके अलावा जी उसको फादर ऑफ न्यूक्लियर डेटरेंस भी कहा जाता है। जी भुट्टो ने प्रोग्राम शुरू क्यों किया? इसकी भी एक रीज़न थी, क्योंकि इंडिया 1974 में बेटा इंडिया जो है वो न्यूक्लियर पावर बन चुका था। ठीक है, 1974 में इंडिया जो है वो एक न्यूक्लियर पावर बन चुका था। जब इंडिया न्यूक्लियर पावर बन गया तो उसके बाद जो है पाकिस्तान ने भी ओबियसली अपना, क्योंकि इसको बैलेंस ऑफ पावर को बैलेंस करना था। एशिया के अंदर उस टाइम पे कोई न्यूक्लियर पावर नहीं थी, इंडिया थी, तो इंडिया से खतरा भी था, और पाकिस्तान तो ओबियसली उसकी नेबरिंग स्टेट थी, और उसके 1947 और 1965 2 जंगें भी वो लोग लड़ चुके थे उस टाइम तक।
तो जी इस वजह से जो है 1974 में जैसे इंडिया ने अपने जो है धमाके एटमी धमाके किए और वो एटॉमिक पावर बन गया, तो उसके बाद जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। उस टाइम पे अमेरिका ने थोड़ी बहुत मुखालफत की, लेकिन अयूब ने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। तो इसलिए जी उसको कहते हैं जी ये न्यूक्लियर डेटरेंस का फादर भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कब हुआ, 1998 में 28 मई। उस टाइम पे हुकूमत किसकी थी जी, नवाज़ शरीफ की। तो कभी भी अगर आप लोगों ने 28 मई को जो है यौम तकबीर हर साल मनाया जाता है, और कभी उस दिन पे स्पीचेस अगर आप लोगों ने सुनी हो या ख़बरें सुनी हो, तो उस टाइम पे दोनों पार्टीज़ रो रही होती हैं जी, पाकिस्तान को हमने एटमी ताकत हमने बनाया पीपल्स पार्टी के थी, क्योंकि ये काम उनके दौर में शुरू हुआ था, ये काम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुरू करवाया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंप्लीट कब हुआ, जो है नवाज शरीफ के दौर में हुआ। तो इसलिए नून लीग कहती है कि पाकिस्तान को एटॉमिक पावर जो है वो हमने बनाया। ये एक बहस है जो तब से चल रही है और चलती रहेगी क़यामत, क्योंकि दोनों पार्टीज़ जो है वो इसको क्लेम करती हैं। ठीक हो गया जी पाकिस्तान। इसके अलावा जी 1970 जनवरी 1973 में भुट्टो ने पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को जो है वो इंसर्जेंसी की बलूचिस्तान के प्रोविंस के अंदर, ठीक है, उसने वहाँ पे जो है एक इंसर्जेंसी राइज़ कर रही थी बलूचिस्तान के अंदर, उसने उसको जो है सप्रेस किया था, उसको दबाया था जी। इसके बाद ये अचीवमेंट्स उसकी क्या थी जी, ड्यूरिंग हिज पीरियड प्राइम मिनिस्टर एज प्राइम मिनिस्टर अ नंबर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वाज इंट्रोड्यूस्ड जी। उसने भी लैंड रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाई थी, जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश भी की थी। एग्रीगेरियन स्टेट्स में एग्रीगेरियन जो लैंड है जिसको पानी की दस्तयाबी होती है, उसको एग्रीगेरियन लैंड कहते हैं, और फिर नॉन एग्रीगेरियन जिसको पानी की सप्लाई जो है वो ईजी नहीं होती, तो वो उस पर जी कितने एकड़ कोई रख सकता है कितने नहीं, बाकी गवर्नमेंट के अंडर जाएंगे, ये सारी पॉलिसीज़ जो है उसने दी थी। उसके बाद भुट्टो ने इंट्रोड्यूस सोशलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की थी, वाई वर्किंग टू प्रिवेंट एनी फर्दर डिवीजन ऑफ द कंट्री, ताकि कंट्री के अंदर किसी किस्म की डिवीजन, उसने सोशलिस्ट या नेशनलिस्ट की पॉलिसी जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसी दी थी कि सब कुछ जो है वो नेशनलाइज कर दिया जाएगा, सब कुछ गवर्नमेंट के फेडरल गवर्नमेंट के अंडर होगा। इसके अलावा जो हैवी मैकेनिकल केमिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ थी उनको भी फ़ौरन से इसने नेशनलाइज किया, और ये डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर आ गई। इसके बाद बैंकिंग रिफॉर्म्स दी, उसमें भी उसने जो है इंट्रोड्यूस किए अपॉर्चुनिटीज़ टू स्मॉल फार्मर्स को बहुत ज़्यादा दी, उसने बैंक्स को भी जो है वो नेशनलाइज किया। और उसके अलावा जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को जो है वो भी रोकने के लिए भुट्टो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैक टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स विद इन 6 मंथ्स, ठीक है, उसने जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए जो है 2 प्राइम गवर्नमेंट्स को जो है वो चेंज किया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, सूबाई गवर्नमेंट को चेंज किया, 2 चीफ मिनिस्टर्स को अरेस्ट किया, 2 गवर्नर्स को, 44 MNAs और MPs को जी। भुट्टो की पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थी, वो अपने अपोनेंट्स को क्रश करने के मतलब हक़ में होता था, और इस तरह की पॉलिसीज़ जो हैं वो आपके लिए नुकसान देती हैं। आप जब अपोजिशन को यूँ करें, तो फिर जब अपोजिशन उभर के बाहर को आती है तो फिर आपको किसी काम का नहीं छोड़ती। तो यही भुट्टो के साथ हुआ था, ठीक है। अब वो कैसे हुआ आगे देखिएगा जी। इसके बाद और क्या क्या भुट्टो ने जो है राइट ऑफ पासपोर्ट जो है वो एवरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान को दिया, उनको मिलने फैसिलिटेट किया, स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड पाकिस्तानीज़ को एम्प्लॉयमेंट जो है मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में मिली। इसके दौर में सबको पासपोर्ट दिए कि बहुत सी मतलब जो स्किल्स और नॉन स्किल्ड कोई भी लोग थे, वो मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में गए, वहाँ पे जाके उन्होंने काम करना शुरू किया। मिडल ईस्टर्न स्टेट्स में जी बेटा लीबिया, मिस्र, शाम, ठीक है, उर्दू, इस तरह ये सारी स्टेट्स हैं वो आती हैं। उसके अलावा उसने लेबर पॉलिसीज़ जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी भुट्टो गवर्नमेंट के अंदर, जो कि उसने की, और शॉर्टली जो है वो कंट्रोल गवर्नमेंट का इम्पोज सम कंडीशंस ऑफ द डिसमिसल ऑफ वर्कर्स। इवन कि उसने कहा कि उसने पॉलिसीज़ तो ली थी लेबर्स के लिए, लेकिन इसके अलावा उसने कहा कि हम किसी भी इन वर्कर को डिसमिस भी जो है वो गवर्नमेंट कर सकती हैं। इम्पोज जो गवर्नमेंट कर सकती थी उस पर भी कुछ कंडीशंस इम्पोज की कि कुछ कंडीशंस का होना फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा वर्कर्स को जो डिसमिस नहीं कर सकते। इसके अलावा अपने पीरियड के अंदर जो है उसने 7 मेजर अमेंडमेंट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में की थी जी। कॉन्स्टिट्यूशन भी उसने खुद ही दिया 1973 का, भुट्टो की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने। यहाँ पर भी उन्होंने चलाकियाँ की, उन्होंने उस टाइम पर ऐसा पॉलिटिकल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जब ड्राफ्ट किया तो उसको ऐसा बनाया गया कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उस पर एग्री हों, क्योंकि उसकी 2/3 मेजोरिटी का असम्बली में पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उस टाइम पे उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई, ड्राफ्टिंग की कॉन्स्टिट्यूशन की कि सारी जो है वो
पार्टी से उसको एग्री किया और उसको साइन किया। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो फिर उसने क्या किया, उसकी पार्टी की मेजोरिटी थी, उसने उसके बाद खुद 7th अमेंडमेंट जो उसके अंदर की ताकि उसको चेंज किया और अपने हक में लेकर आया भुट्टो। जी फॉरेन पॉलिसी, उसके पास जो है वो इंटेलिजेंस थी, नॉलेज था बहुत ज़्यादा, पास्ट वर्ल्ड वार 2 के बाद अवेयरनेस थी, न्यूक्लियर हिस्ट्री थी, वो तो उसके पॉलिटिकल साइंस के अंदर ऑनर्स था, इसलिए उसने एक पाकिस्तान के अंदर एक अनडिवाइडेड अनमैच फॉरेन पॉलिसी जो है वो हिस्ट्री में लेकर आया। उसकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो है डाइवर्सिफाई था पाकिस्तान से रिलेशन अवे फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स एंड सून पाकिस्तान लेफ्ट सेंटो एंड सीटो। जी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हम लोगों ने ये दोनों पैक्ट साइन किए थे 1954 में और 1955 में। सेंटो है जी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीटो है जी साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जी तो ये दोनों यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है रशिया के ख़िलाफ़ कोल्ड वार में कम्बैट करने के लिए बनाई थी, तो उसने जो है भुट्टो ने ये दोनों को भी लेफ्ट कर दिया। भुट्टो ने इसके अलावा अरब रिलेशंस जो है बहुत अच्छे किए, उनको स्ट्रेंथन किया, और इसके अलावा उसने शाह फैसल और मुअम्मर कज़ाफ़ी ने मिलकर OIC बनाने की भी जो है इनिशिएटिव जो है वो लिया था, और वो OIC जो है वो 1969 में फॉर्म भी इन्हीं की जद्दोजहद से हुई थी। तो उस टाइम पे अरब रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे थे, साइनो पाक रिलेशंस भी बहुत अच्छे थे। साइनो जी चाइना, ठीक है। इसके बाद पाकिस्तान और ईरान के साथ स्पेशल रिलेशनशिप जो है वो भी डेवलप हुए, और ईरान ने पाकिस्तान को मिलिट्री असिस्टेंस भी दी। भुट्टो ने स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप में जो है वो डेवलप किए, किसके साथ, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ। तो ये सारी उसकी फॉरेन पॉलिसी थी इस टाइम पे। इसके अलावा जो है समिट हुई पाकिस्तान सेकंड, और जो समिट थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC की 1974 में, वो भी जो है वो लाहौर में हुई पाकिस्तान में। पूरी मुस्लिम दुनिया से जो है वो डेलीगेशंस और लीडर्स को इनवाइट किया गया था, और वो लोग आए भी थे। जी भुट्टो हैड बीन एन एंटी सीटो एंड प्रेफर्ड नॉन अलाइंड पॉलिसी, ठीक है। एंटी सीटो के उसने साथ एशियन ट्रीटी को ख़त्म किया था कि हम अलायंस नहीं बनाएंगे, हम नॉन अलायंस पॉलिसी पर चलेंगे, हम अपनी पॉलिसीज़ को लेकर चलेंगे। भुट्टो ने पाकिस्तान के जो है अरब वर्ल्ड के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशंस को इम्प्रूव किया था, और इसके अलावा जो है अरब वर्ल्ड में अरब इसराइल कन्फ्लिक्ट में भी जो है उसने अरब वर्ल्ड के साथ जो है वो अपना साथ दिया था। उसके रिलेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रबल थे इसराइल के साथ, और भुट्टो ने क्लियर कर दिया था कि इसराइल के जैट है इस पॉलिसी अगेंस्ट इसराइल नोज बेस्ड ऑन एंटी सेमिटिज़म, ठीक है, कि भुट्टो के साथ हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो इसराइल के साथ हमारी पॉलिसीज़ वही रहेंगी जो पहले थी। जी ये इसकी फ़ॉरेन पॉलिसी भी हो गई। उसके बाद जी डिक्लाइन ऑफ गवर्नमेंट, भुट्टो की गवर्नमेंट ने डिक्लाइन कर किया जी 1974 से 76 तक। भुट्टो के बहुत से जो मेंबर्स थे रीजनल असम्बली के, वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से भुट्टो को छोड़ के चले गए। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा खर जो थे वो फॉर्मर गवर्नर ऑफ पंजाब थे, उन्होंने ओपनली कंडेम किया भुट्टो को, और उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट भी स्टार्ट जो है वो कर दिया। इस प्रोटेस्ट की वजह से सिविल डिस्ट्रेस जो लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया। पीपल्स पार्टी ने अपनी कंट्रोल जो है वो इस शहर के ऊपर से खो दिया, और उसके बाद से अब तक तारीख गवाह है कि भुट्टो कभी भी जो है पीपल्स पार्टी पंजाब में जो है उसमें मेजोरिटी नहीं हासिल की, ठीक है। और 3 सितंबर को जो आर्मी ने भुट्टो को अरेस्ट किया, और उसके ऊपर जो है वो मर्डर के चार्जेस जो है पॉलिटिकल अपोनेंट के जो है वो 1974 में लगाए। और नो डाउट जो है साद रफ़ीक के अब्बा जी थे, आई थिंक उनका नाम था मोहम्मद सलमान रफ़ीक, उनको जो है वो भी इसने कत्ल करवाया था। बलोचिस्तान के कुछ लीडर्स थे, उनको भी इसने कत्ल करवाया था, लेकिन इसने खुद नहीं किया था, इसने करवाया था। इस पे आज तक कभी किसी लीडर को फांसी नहीं हुई थी, लेकिन ओबियसली ये एक सोशलिस्ट था, और अमेरिका जो है वो कैपिटलिस्ट की पॉलिसीज़ को करता है फॉलो। इसने अमेरिका से जो सीटो सेंटो भी ख़त्म किया, माहदे अमेरिका से थोड़ा दूर होने की कोशिश की, तो इसलिए अमेरिका ने जो है उस टाइम पर चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ ज़ियाउल हक साहब को यूज़ किया और भुट्टो को फांसी दिलवाई। सो इट्स कॉन्स्पिरेसी थी ये पूरी, भुट्टो के ख़िलाफ़ जो है ये कॉन्स्पिरेसी थी जिसमें उसको फांसी दी गई और उसको जो है वो मरवाया गया। जी भुट्टो वाज डिक्लेयर्ड नॉट गिल्टी ऑफ मर्डर एंड वाज सेंटेंस्ड टू डेथ ऑन 18 मार्च 1978, ठीक है जी। 1978 में उसको फांसी दे दी गई 18 मार्च को। और इसके अलावा भुट्टो 12 मार्च 1978 में जो है भुट्टोज़ फॉर्मर लीगल मिनिस्टर
एएच पीरज़ादा ने पटिशन भी की सुप्रीम कोर्ट में कि ताकि भुट्टो को रिलीज़ किया जाए। साइंस एडवाइज़र मुबशिर हसन ने भी रिव्यू भुट्टोज डेथ सेंटेंस बेस्ड ऑन स्प्लिट डिसीजन। वही बताया कि उस टाइम पे यूज़ किया गया था, गलत डिसीजन था उसकी फांसी का। और सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई किया कि हसन रिलीज़ बिकॉज ही हैज़ हेल्ड बाय मिलिट्री पुलिस, बट द कोर्ट एग्रीड टू हेयर द आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, मुबशिर हसन को जो है वो रिलीज़ किया गया, लेकिन भुट्टो को फांसी दे दी गई। लेकिन उन्होंने कहा कि जी वो मिलिट्री पुलिस की वजह से रिलीज़ हुआ है, इसलिए कोर्ट जो है इस आर्गूमेंट पे एग्री नहीं करता है। 4 अप्रैल 1979 भुट्टो को फांसी दे दी गई। फैसला 18 मार्च को सुनाया गया था और 4 अप्रैल 1969 को से फांसी जो है वो दे दी गई थी। उस टाइम पे न्यूयॉर्क टाइम्स ने पब्लिश की थे, उसके एक रिपोर्टर ने कहा था कि भुट्टो की डेथ या ट्रायल जो है वो कहते द वे दे डिड इट, जिस तरह से उन्होंने भुट्टो के साथ सब कुछ किया, इज़ गोइंग टू ग्रो इनटू अ लेजेंड दैट विल समडे बैकफायर। तो वो एक लेजेंड के तौर पर रहेगा जो किसी दिन बैकफायर। और अभी तक जी वो जो कहते हैं भुट्टो ज़िंदा है, भुट्टो ज़िंदा है, तो इसी वजह से है। ठीक है, ये जो सब कुछ उसके साथ हुआ जी। अब उसके अगर इवैल्यूएशन की जाए, सारे टाइम टेबल को देखा जाए उसके भुट्टो के, तो जी भुट्टो ने पॉलिटिकली जो है वो अर्ली एज से ही बहुत ज़्यादा अवेयर था, उसके इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में था। उसने मोहम्मद अली जिन्ना उसने लेटर भी मोहम्मद अली जिन्ना को लिखा था अप्रैल 26, 1947 को। ठीक है, इसके जो है वो यू हैव इंस्पायर्ड अस एंड वी प्राउड ऑफ़ यू। उसने कहा जिसका कि आपने हमें इंस्पायर किया और हम प्राउड करते हैं। बीइंग स्टिल इन स्कूल, अभी स्कूल में आई एम अनएबल टू हेल्प द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ और स्किल्ड लैंड, मिलकर मैं अभी आपको हेल्प नहीं कर सकता, मैं अभी अनएबल हूँ कि आपके साथ मिलके इस लैंड को इस्टेब्लिश कर सकूँ। बट द टाइम विल कम व्हेन आई विल इवन सेक्रीफाइस माई लाइफ फॉर पाकिस्तान। लेकिन एक टाइम आएगा जो मैं पाकिस्तान के लिए अपनी लाइफ पर सेक्रीफाइस करूँगा जी। और पहले एशियन स्टूडेंट थे जो कि इलेक्टेड थे एज अ स्टूडेंट काउंसिल एट यूएससी। भुट्टो जो वॉलंटियर भी एज अ काम किया उन्होंने। डेमोक्रेट हेलन गैगन में 4 सीट इन यूएस सेनेट के अंदर भी ही वाज अ मैन फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, उसके बहुत से कॉन्ट्रडिक्शंस थे। ही वाज अ डेमोक्रेट विद डिस्पोटिक टेंडेंसीज, डेमोक्रेट था लेकिन थोड़ी इसकी पॉलिसीज डिक्टेटरशिप वाली थी कि अपने ओपोनेंट्स को क्रश करना है जी इसने। पॉपुलिस्ट बट नॉट अफ्रेड ऑफ टेकिंग अ स्टैंड, लव्ड हिज कंट्री बट नो मोर दैन हिमसेल्फ। कंट्री से प्यार तो करता था पर अपने से ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर अपने से ज़्यादा प्यार करता तो बांग्लादेश कभी अलग ना होता, जो कि हमने लास्ट जो है वो डिस्कस किया था लेक्चर में सारा। सो वो सोशलिस्ट था, लैंड ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड्स एंड मच मोर। बहुत मतलब इसके बारे में बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी पर्सनालिटी थी उसकी जी। ठीक है, ये तो हो गया जुल्फ़िकार अली भुट्टो, समझ आ गया अगर आपको सारा किसने किस तरह से सारा काम किया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम लोगों ने स्टडी करना है वो है पाकिस्तान का सोशल स्ट्रक्चर जी। पाकिस्तान जो है पाकिस्तान सोशल क्लास इज़ होमोजीनियस ग्रुप ऑफ पीपल। पाकिस्तान के अंदर जो सोशल क्लास है उसके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल पाए जाते हैं। सोसाइटी को डिफरेंट बेसिस पे कंबाइन किया जाता है, लाइक एजुकेशन की बेस पे, ऑक्यूपेशन की बेस पे, आपका प्रोफेशन क्या है, इनकम की बेस पे, और आपकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है। और इसके अलावा पाकिस्तान को जो है वो इंटरेस्ट ऑफ लाइफ के अंदर भी डिफरेंट सोशल वैल्यूज़ आपकी सिमिलर रहती हैं। लेकिन पाकिस्तान में सोशल स्ट्रक्चर को देखा जाए तो 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड है, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड वर्किंग क्लास। ठीक है, अपर क्लास क्या होती है जी? हाई लेवल ऑफ इनकम होती है इनकी, हाई पेइंग प्रोफेशन होता है, ऐसा प्रोफेशन होता है जहाँ पे इनको हाईली इनकम इनको पे किया जाता है। ये ज़्यादातर बहुत क्लीनेस्ट प्लेस ऑफ द कंट्री में रहते हैं। इनके टोटल सोसाइटी के अंदर 2% जो है वो सिर्फ एलीट या अपर क्लास होती है। अप्रोक्सीमेटली 3.7 मिलियन, दे हैव 60 to 65% ऑफ मनी ऑफ द कंट्री। खुद तो 2% है लेकिन कंट्री के 60 to 65% ऑफ द मनी जो है वो इनके पास रहती है। एक्चुअली ये होते कौन हैं? दे आर हाई लीडरशिप, जो आपके हाई लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बिग बिजनेसमैन हैं एंड टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये सारे आपके अपर क्लास के अंदर आते हैं। दैन जी मिडिल क्लास, इनकी इनकम ज़्यादा हाई नहीं होती, ये हार्ड वर्क करते हैं अपने गोल्स के लिए। ठीक है, इनकी विशेस भी बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं टॉप क्लास की तरह। जी टोटल कंट्री की 28% पॉपुलेशन जो है वो मिडिल क्लास से बिलोंग करती है। और इसके अलावा देर पॉपुलेशन जो 53 to 54% भी है ऑफ टोटल पॉपुलेशन। दे आर स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसमैन, जो नॉर्मल बिजनेसमैन होते हैं, मिडिल मैनेजमेंट के लोग होते हैं, और लॉ रैंकिंग गवर्नमेंट
ऑफिशियल्स। ठीक है। नेक्स्ट जी वर्किंग क्लास, वो ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं होते हैं, इनका कोई एक्यूजेटिव प्रोफेशन भी नहीं होता है, इनकी इनकम बहुत लो होती है, वो हार्डली 2 रूम के कमरों में रहते हैं। 20% ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो है वो इनकी होती है। एक्चुअली ये होते कौन है? दे आर वेरी स्मॉल साइज शॉप ओनर, स्किल, सेमी स्किल एंड स्किल्ड पर्सन, लो ग्रेड स्टाफ, पीएन, ड्राइवर, पुअर फॉर्मर, पॉलिटिकल वर्कर, जो पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए नीचे काम करते हैं, लोग पुअर फार्मर्स होते हैं बेचारे गरीब किसान। उसके बाद जी देर आर फर्दर सब डिवाइडेड टू रिच, रिच, मिडल रिच एंड रिच लोअर क्लासेस, जिनकी सम कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। रिच की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी जी बेटा? दे आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन एन एनी सोसाइटी। ठीक है, ये बहुत फ्यू होते हैं। दे आर एक्सप्लॉइट पुअर, ये पुअर को एक्सप्लॉइट करते हैं जी। कम्युनिस्ट एक्सप्लॉइट उनको यूज़ करते हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं। कम्युनिस्ट सोसाइटी इसीलिए थी क्लासलेस सोसाइटी। कैसे? उन्होंने कहा कि ये देखें, पहले कम लोग हैं, अमीर लोग हैं, ठीक है, और वो इंडस्ट्रीज़ को रन कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अमीर हैं, वर्कर्स काम करते हैं 24-24 घंटे, उनके 18-18 घंटे, 20-20 घंटे काम करते हैं। वो एक चीज़ बनाते हैं जिसकी इनको बनाने में 10 रुपये लगते हैं। ठीक है, 10 रुपये में वो एक चीज़ बन गई है। अब ये उसको जो है 100 रुपये की बेचने हैं, और उसको सिर्फ मज़दूर को उस एक चीज़ को बनाने का 5 रुपये दे रहे हैं। ठीक है, उसको एक चीज़ बनाने का 5 रुपये दे रहे हैं, टोटल खर्चा इनका 10 रुपये आ रहा है, मतलब इनके 15 रुपये लगे। आगे ये सेल उसको कितने में कर रहे हैं? 100 रुपये में, 150 रुपये में। सारा का सारा प्रॉफिट किन को जा रहा है? इंडस्ट्रियलिस्ट को जा रहा है। वर्कर बेचारा पिस रहा है, काम कर रहा है, फिर सैलरी इसको थोड़ी मिल रही है, वो उसको क्या कर रही है? एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है, कम्युनिस्ट सोसाइटी उन्होंने क्या कहा था? यही होगी कि एक टाइम पे ऐसा होगा कि वर्कर इतने ज़्यादा हो जाएंगे, गरीबों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, अमीर बहुत कम रह जाएंगे। फिर क्या करेंगे गरीब? फिर वो अमीरों के ख़िलाफ़ उठेंगे, इनके ख़िलाफ़ जंग करेंगे। जब वो जंग करेंगे, अमीर कम होंगे, गरीब ज़्यादा होंगे, वो क्या करेंगे? उनके महलों को तोड़ फोड़ देंगे, उनको वहाँ से निकाल देंगे, सब कुछ ख़त्म कर देंगे अमीरों का। और फिर क्या होगा? अपनी हुकूमत बनाएंगे। ठीक है, वर्कर्स की गवर्नमेंट आएगी, और वो गवर्नमेंट आके क्या करेगी? एक क्लासलेस सोसाइटी बनाएगी, क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी है, वो इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। वो क्या करेंगे? एक क्लासलेस सोसाइटी बनाएंगे, जहाँ कोई क्लास नहीं होगी, सब इक्वल होंगे। जितना जो कमाएगा प्रॉफिट गवर्नमेंट के पास जाएगा, और वो उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट एक एक लोग बंदे के अंदर करेंगे। सो इसलिए जो है वो क्लासलेस सोसाइटी का, या कम्युनिस्ट का कंसेप्ट जो है वो दिया गया था, ताकि, और दिया किसने था? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, अपनी बुक द ऑल कैपिटल्स में। सो ये सारा क्यों? ताकि वो एक्सप्लॉइट ना करें पुअर को। ठीक है, ये प्रॉफिट अपने एक्सपेंस को दे के जो है वो पुअर को एक्सप्लॉइट करते हैं, सारा प्रॉफिट इनके पास जाता है, उन बेचारों के पास कुछ भी नहीं आता। उसके बाद मिडिल क्लास की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जी? सोशल मोबिलिटी इज़ फाउंड हाईएस्ट इन दिस क्लास, दे लिव कंफर्टेबली दैन द पुअर क्लास। की पुअर क्लास से थोड़ा कंफर्टेबल होते हैं, बट दे आर फाइनेंशियली लोअर दैन द अपर क्लास। दे ऑल आर एम्प्लॉयज़, प्रोलिटरेट्स, दे बीइंग एक्सप्लॉइटेड। ठीक है, और उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। उसके बाद जी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर, सोशल मोबिलिटी इज़ द लोएस्ट इन दैम, इनके अंदर बहुत ज़्यादा सोशल मोबिलिटी लो होती है। रेट जो है वो डेवियंस का इज़ हाई होता है इनके अंदर। इसके अलावा दे आर मोस्ट लाइकली टू बी ड्रग नारकोटिक्स एडिक्टेड। ठीक है, फिर वो ओबियसली जब इतना उनकी टेंशन नहीं होंगी, उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं होंगी, तो वो फिर उस टाइम पे वो फिर क्या करते हैं? खुद को इन चीज़ों से रिलैक्स करने के लिए वो ड्रग्स नारकोटिक्स वगैरह पे जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो ये था सारा जी। पाकिस्तान के अंदर 3 क्लासेस हैं, अपर है, मिडिल है, लोअर है। उनकी ओबियसली इनकी प्रोफेशंस क्या क्या हैं, उनकी सैलरीज़ क्या हैं, टोटल पॉपुलेशन क्या है, इन सब की जो वो हम लोगों ने वो जो है वो सब कुछ इसके अंदर डिस्कस किया है। ठीक हो गया, ये था जी हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने डिफरेंट चीज़ों को जो है वो डिस्कस किया है। अब प्रोफेशन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कुछ जो है वो इनके अंदर आ रहा है इसके जी। ठीक है, तो ये थे सारा सोशल स्ट्रक्चर। जो हम स्टार्टिंग में हमने भुट्टो का इरा किया, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से उसकी अर्ली लाइफ थी, उसका पॉलिटिकल कैरियर था। फिर उस पाकिस्तान का जो है वो पहले प्रेसिडेंट रहा, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेशन, फिर प्राइम मिनिस्टर रहा, उसने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उसके अंदर अमेंडमेंट्स की, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, डिफरेंट लैंड रिफॉर्म्स दी, बैंकिंग रिफॉर्म्स दी, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स दी,
ओपोनेंट्स को क्रश किया उसने, फिर उन सब ने मिलकर उसके खिलाफ जो है अलायंस पार्टी बनाई। 1977 के इलेक्शंस हुए जी, भुट्टो जीत गया लेकिन रेगिंग के इल्ज़ाम थे। ऑल ओवर दी वर्ल्ड पर पाकिस्तान प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। फिर उसके अलावा बाद भुट्टो पे जो है वो अरेस्ट किया गया। उसके ऊपर 3-4 पॉलिटिशियंस के मर्डर की एक्यूजेशन थी जो कि उसके साबित हुई। फिर उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया। उसके बाद अगेन उसको फांसी पे 1977 में जब भुट्टो ने इलेक्शंस कंडक्ट करवाए, रेगिंग का इल्ज़ाम लगा, तो उस टाइम पे जो है भुट्टो ने को जो है वो ऑल ओवर दी पाकिस्तान प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, तो भुट्टो को अरेस्ट किया गया और अगेन थर्ड मार्शल लॉ जो है पाकिस्तान के अंदर फिर लगाया गया बाय ज़ियाउल हक, जो कि 1977 से 1988 तक रहा। 1988 में 17 अगस्त 1988 तक, जब तक भुट्टो जो है वो प्लेन क्रैश में ज़िया मर नहीं गया। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो ज़ियाउल हक साहब को जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भुट्टो के इरा को हम लोगों ने आज डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ज़िया को डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर ट्रांजिशन पीरियड आएगा और फिर हमारा जो है मुशर्रफ साहब का दौर आएगा, हम उसको जो है वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, ये था जी हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने आज के लेक्चर के अंदर जो है वो सोसाइटी को जो है वो डिस्कस किया सारा, कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो डिफरेंट सोसाइटीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं, उनके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उनको किस तरह से जो है वो पुअर क्लास से लीड क्लास को जो है वो डिस्ट्रॉय कर रही है, उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश जो है वो कर रही है। ठीक है जी, ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात।